गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 47 से लेके 54 तक। तो आइए देखा जाए कि सेक्शन 47 से लेके 54 तक सिविल प्रोसीजर कोड में क्या व्यवस्था की गई है, क्या प्रावधान किया गया है। सेक्शन 47 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, यानी कि प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। सेक्शन 47 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड बात करता है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, अर्थात प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। Then all questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed or their representative and relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree shall be determined by the court executing decree and not by a separate suit। अर्थात सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 बात करता है कि वे सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकारों के या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं जिसमें डिक्री पारित की गई थी और जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित हैं, डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय उसी के द्वारा न कि पृथक वाद द्वारा यह अवधारित किए जाएंगे। सबसेक्शन 3 बात करता है कि वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी, सच क्वेश्चन शैल फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। अर्थात सबसेक्शन 3 बात करता है कि जहां यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, वहां ऐसा प्रश्न उस न्यायालय द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए अवधारित किया जाएगा। मीन्स वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर एनी पर्सन इज और इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी, such questions shall for the purposes of this section be determined by the court। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 47 का, जो बात करता है फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन अ प्लेंटिफ whose suit has been dismissed and a defendant against whom a suit has been dismissed are parties to the suit। अर्थात वह वादी जिसका वाद खारिज हो चुका है और वह प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद खारिज हो चुका है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए वाद के पक्षकार हैं। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बात करता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बात करता है कि फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन अ परचेजर ऑफ अ पार्टी एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री shall be deemed to be a party to the suit in which the decree is passed। अर्थात स्पष्टीकरण 2 बात करता है कि डिक्री के निष्पादन के लिए विक्रय में संपत्ति का क्रेता इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस वाद का पक्षकार समझा जाएगा जिसमें वह डिक्री पारित की गई है। और बी बात करता है कि ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी टू सच परचेजर or his representative shall be deemed to be a questions relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree within the meaning of this section। अर्थात ऐसी संपत्ति के क्रेता को या उसके प्रतिनिधि को कब्जा देने से संबंधित सभी प्रश्न इस धारा के अर्थ में डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या उसकी तुष्टि से संबंधित प्रश्न समझे जाएंगे। तो ये सेक्शन 47 में बताया गया है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। सेक्शन 48 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड यह लिमिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन की बात करता था। एग्जीक्यूशन बार्ड इन सर्टेन केसेस
and this section was repealed by Limitation Act 1963। यानी कि 1963 लिमिटेशन एक्ट के तहत इसको निरसित कर दिया गया है, जो कुछ मामलों में निष्पादन वर्णित था धारा 48 सिविल प्रोसीजर कोड का। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफरीज एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। तो आइए देखा जाए कि ट्रांसफरी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं। तो सेक्शन 49 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड बात करता है ट्रांसफरी की अर्थात अंतरिति की। एवरी ट्रांसफरी ऑफ अ डिक्री शैल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज इफ एनी which the judgment debtor might have enforced against the original decree holder। अर्थात सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 49 अंतरिति के विषय में बात करती है और डिक्री का हर अंतरिति उसे उन साम्याओं, उस इक्विटी के यदि कोई हो अधीन रहते हुए धारण करेगा जिन्हें निर्णित ऋणी मूल डिक्रीदार के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता था। और सेक्शन 50 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड बात करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की अर्थात विधिक प्रतिनिधि की। तो वेयर अ जजमेंट डेटर डाइज बिफोर द डिक्री हैज बीन फुली सेटिस्फाइड, the holder of the decree may apply to the court which passed it to execute the same against the legal representative of the deceased। यानी कि जहां डिक्री के पूर्णतः तुष्ट किए जाने से पहले निर्णित ऋणी की मृत्यु हो जाती है, तो वहां डिक्री का धारक डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि वह उसका निष्पादन मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध करे। और सबसेक्शन 2 बात करता है कि वेयर द डिक्री इज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव he shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to his hand and has not been duly disposed of, and for the purposes of ascertaining such liability, the court executing the decree may of its own motion or on the application of the decree holder compel such legal representative to produce such account as it thinks fit। अर्थात जहां डिक्री ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जाती है, वहां वह मृतक की संपत्ति के उस परिमाण तक ही स्थायी होगा जितने परिमाण तक वह संपत्ति उसके हाथ में आई है और सम्यक रूप से बयानित न कर दी गई है। और डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय ऐसा दायित्व अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या डिक्रीदार के आवेदन पर ऐसे लेखाओं को जो न्यायालय ठीक समझे पेश करने के लिए ऐसे विधिक प्रतिनिधि को विवश कर सकेगा। तो ये सेक्शन 50 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड बात करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, विधिक प्रतिनिधि की। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 51 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, जो बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन, अर्थात निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियाँ। Subject to such condition and limitation as may be prescribed, the court may on the application of the decree holder order execution of the decree by delivery of any property specifically decreed, b. by attachment and sale or by the sale without attachment of any property, c. by arrest and detention in prison for such period not exceeding the period specified in section 58, where the arrest and detention is permissible under that section, d. by appointing a receiver, e. by such other manner as the nature of the relief granted may require, provided that where the decree is for the payment of money, execution by detention in prison shall not be ordered
unless after giving the judgment debtor an opportunity of serving cause why he should not be committed to prison, the court, for reasons recorded in writing, is satisfied that the judgment debtor, with the object or effect of obstructing or delaying the execution of the decree, is likely to abscond or leave the local limits of the jurisdiction of the court, or has, after the institution of the suit in which the decree was passed, dishonestly transferred, concealed, or removed any part of his property, or committed any other act of bad faith in relation to his property, or that the judgment debtor has or had since the date of the decree the means to pay the amount of the decree or some substantial part thereof, and refuses or neglects or refused or neglected to pay the same. Next, that the decree is for a sum for which the judgment debtor was bound in a fiduciary capacity to account. अर्थात कि ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर आदेश दे सकेगा कि डिक्री का निष्पादन विनिर्दिष्ट रूप से डिक्री किसी संपत्ति के परिधान द्वारा किया जाए, किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा या उसकी कुर्की के बिना विक्रय द्वारा किया जाए। जहाँ धारा 58 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध अनुज्ञेय हैं, वहाँ गिरफ्तारी और ऐसी अवधि के लिए जो उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक न हो कारागार में निरोध द्वारा किया जाए, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा किया जाए अथवा ऐसी अन्य रीत से किया जाए जिसके दिए गए अनुतोष की प्रकृति अपेक्षा करे। परंतु जहाँ डिक्री धन के संदाय के लिए है, वहाँ कारागार में निरोध द्वारा निष्पादन के लिए आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि निर्णित ऋणी को इसके लिए हेतु दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात उसे कारागार को क्यों न सुपुर्द किया जाए। न्यायालय का अभिलिखित कारणों में यह समाधान नहीं हो जाता कि निर्णित ऋणी इस उद्देश्य से या यह परिणाम पैदा करने के लिए कि डिक्री के निष्पादन में बाधा या विलंब हो, न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से फरार होने वाला है या उन्हें छोड़ने वाला है, उस बात के संस्थित किए जाने के पश्चात जिसमें वह डिक्री पारित की गई थी, अपनी संपत्ति के किसी भाग को बेईमानी से अंतरित कर चुका है, छिपा चुका है, हटा चुका है अथवा संपत्ति के संबंध में असद्भाव पूर्वक कोई अन्य कार्य कर चुका है, अथवा डिक्री की रकम या उसके पर्याप्त भाग का संदाय करने के साधन निर्णित ऋणी के पास हैं या डिक्री की तारीख के पश्चात रह चुके हैं और वह उसे संदिग्ध करने से इनकार या संदिग्ध करने में उपेक्षा करता है या कर चुका है, अथवा डिक्री उस राशि के लिए है जिसका लेखा देने के लिए निर्णित ऋणी वैश्वासिक हैसियत में आबद्ध था। स्पष्टीकरण जो बात करता है सेक्शन 51 का, वह है कि इन द कैलकुलेशन ऑफ द मीन्स ऑफ द जजमेंट डेटर for the purposes of clause B, there shall be left out of account any property which by or under any law or custom having the force of law for the time being in force is exempt from attachment in execution of the decree। अर्थात खंड ख के प्रयोजनों के लिए निर्णित ऋणी के साधनों की गणना करने में ऐसी संपत्ति गणना में से छोड़ दी जाएगी जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क किए जाने से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या विधि का बल रखने वाले रूढ़ी या उसके अधीन छूट प्राप्त है। तो ये सेक्शन 51 बात करता है सिविल प्रोसीजर कोड का। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 52 का, जो बात करता है enforcement of decree against legal representative। सेक्शन 50 लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बताता है। सेक्शन 52 बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अर्थात विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन।
where a decree is passed against a party as the legal representative of a deceased person, and the decree is for the payment of money out of the property of the deceased, it may be executed by the attachment and sale of any such property. अर्थात जहाँ किसी मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि के रूप में किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है और डिक्री मृतक की संपत्ति में से धन संदत्त किए जाने के लिए है और वहाँ ऐसी किसी भी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा निष्पादित की जा सकेगी। सबसेक्शन 2 बात करता है कि where no such property remains in the possession of the judgment debtor and he fails to satisfy the court that he has duly applied such property of the deceased as proved to have come into his possession, the decree may be executed against the judgment debtor to the extent of the property in respect of which he has failed so to satisfy the court in same manner as if the decree had been against him personally। अर्थात जहाँ निर्णित ऋणी के कब्जे में ऐसी कोई संपत्ति बाकी न बची हो और वह न्यायालय का यह समाधान करने में असफल रहता है कि उसने मृतक की उस संपत्ति का सम्यक रूप से उपयोजन कर दिया है, तो जिसका उसके कब्जे में आना साबित कर दिया है, वहाँ डिक्री निर्णित ऋणी के विरुद्ध उस संपत्ति के परिमाण तक जिसके संबंध में वह न्यायालय का समाधान करने में असफल रहा है, उस रीत से निष्पादित की जा सकेगी मानो वह डिक्री वैयक्तिक रूप से उसके विरुद्ध पारित की गई थी। सेक्शन 53 बात करता है लिएबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अर्थात पैतृक संपत्ति का दायित्व। For the purposes of section 50 and 52, property in the hands of a son or other descendant which is liable under Hindu law for the payment of the debt of a deceased ancestor in respect of which a decree has been passed shall be deemed to be a property of the deceased which has come to the hands of the son or other descendant as his legal representative। अर्थात पैतृक संपत्ति का दायित्व सेक्शन 53 में बताया गया है सिविल प्रोसीजर कोड के, जो बात करता है कि पुत्र या अन्य वंशज के हाथ में की ऐसी संपत्ति के बारे में जो मृत पूर्वज के ऐसे ऋण के चुकाने के लिए हिंदू विधि के अधीन दायी है, जिसके लिए डिक्री पारित की जा चुकी है और धारा 50 और 52 के तहत प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह मृतक की ऐसी संपत्ति है जो उसके विधिक प्रतिनिधि के रूप में पुत्र या अन्य वंशज के हाथ में आई है, तो वो उस प्रॉपर्टी की भी लिएबिलिटी होती है। यदि कोई डिक्री उसके अगेंस्ट पारित की गई है तो वह उस प्रॉपर्टी से उसे डिस्चार्ज कराए। सेक्शन 54 सिविल प्रोसीजर कोड का बात करता है पार्टीशन ऑफ एस्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 54 संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण, अर्थात पार्टीशन ऑफ एस्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर की बात करता है। तो आइए देखा जाए सेक्शन 54 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, वेयर द डिक्री इज फॉर द पार्टीशन ऑफ एन अनडिवाइडेड एस्टेट असिस्ट टू द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट और फॉर द सेपरेट पोजेशन ऑफ अ शेयर ऑफ सच एन एस्टेट, द पार्टीशन ऑफ द एस्टेट और द सेपरेशन ऑफ द शेयर शैल बी मेड बाय द कलेक्टर or any gazetted subordinate of the collector deputed by him in this behalf in accordance with the law, if any, for the time being in force relating to the partition or the separate possession of share of such estate। अर्थात सेक्शन 54 सिविल प्रोसीजर कोड का बात करता है संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण। तो जहाँ डिक्री किसी ऐसी अविभक्त संपदा यानी कि प्रॉपर्टी के विभाजन के लिए हैं जिस पर सरकार को दिए जाने के लिए राजस्व निर्धारित है, या ऐसी संपदा के अंश के पृथक कब्जे के लिए हैं
वहाँ संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण कलेक्टर या कलेक्टर के ऐसे किसी राजपत्रित अधीनस्थ द्वारा जिसे उसने इस निमित्त प्रतिनियुक्त किया हो, ऐसी संपदाओं के विभाजन या अंशों के पृथक कब्जे से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार किया जाएगा। तो ये सेक्शन 54 सिविल प्रोसीजर कोड का बात करता है। आगे के लेक्चर में हम लोग गिरफ्तारी और निरोध, अरेस्ट एंड डिटेंशन, सेक्शन 55 से आगे बढ़ते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 55 से आगे क्या लिखा गया है। तो बने रहिए हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के बेरेंट लेक्चर सीरीज के साथ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।